हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं जेआईबी पेपर 4 से संबंधित। ये क्लास 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज प्रोवाइड कर रही है आपको पर्टिकुलर जेआईबी पेपर से जुड़ी हुई। आज के दिन हम आपके लिए जेआईबी आरबीडब्ल्यूएम का एक बहुत ही खास टॉपिक ला रहे हैं जो कि मॉड्यूल ए से संबंधित है, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने आपको बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस अप्रोचेस के बारे में बता रहा है। कोई पर्टिकुलर बैंक किस मॉडल को ऑप्ट करता है, किस तरह से वो अपने बिजनेस को परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन बिजनेस मॉडल ऑप्ट करने के बाद वो किस तरह के प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहा है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ये भी समझना और जानना जरूरी है। तो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इसी के बारे में जानकारी देता है। तो क्लास की शुरुआत हो चुकी है। क्लास की बात करें तो लेक्चर नंबर 4 है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए आपके साथ, रिटेल बैंकिंग। बिजनेस अप्रोचेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखी है। बिजनेस अप्रोचेस बोले या फिर इसको हम बिजनेस मॉडल का नाम दें, बात एक ही है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे बिजनेस मॉडल और बिजनेस अप्रोचेस में। बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस अप्रोचेस बोले सेम है। 3 प्रकार के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एसबीयू, डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेटेड। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों। तो जब हम इन 3 मॉडल्स को पढ़ लेते हैं तो कोई पर्टिकुलर बैंक अपने गोल्स, अपनी कैपिटल, अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी एक मॉडल को सिलेक्ट करता है अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। अब उसके द्वारा अपना बिजनेस अप्रोच को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उन पर्टिकुलर अप्रोच या बिजनेस मॉडल को परफॉर्म करने के लिए किस प्रकार के प्रोसेस स्ट्रक्चर को वो सिलेक्ट कर रहा है, इसे जानना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी बैंक ने जिस बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट किया है वो है एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका मतलब एचडीएफसी अपने बिजनेस को अलग अलग यूनिट्स में कैटेगराइज कर देगा। जैसे होम लोन्स के लिए उसने अलग यूनिट बना दी है, कार्ड से संबंधित उसने बिजनेस अलग कर दिया है, रिटेल कंज्यूमर को फोकस करने के लिए चीजें अलग कर दी है, एमएसएमई को वो अलग तरीके से फोकस, इंश्योरेंस बिजनेस को उसने अलग कैटेगराइज किया। तो उसके द्वारा ये सेपरेट यूनिट, ये डिफरेंट यूनिट तैयार कर, लेकिन यूनिट के कॉन्सेप्ट को, यूनिट के बिजनेस को किस तरह के प्रोसेस स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, यहां पर इसकी बात की। मतलब ये यूनिट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, क्या ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, ये किस प्रकार के प्रोसेस स्ट्रक्चर को फॉलो करने जा रही है, हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसके अंतर्गत 4 टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स। और जिन 4 टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं वो आपके सामने। द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग आर मेनली बिल्ट अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड क्लासिफिकेशंस बिजनेस प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? पहला है आपका हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। द सेकंड वन इज द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। थर्ड वन, तीसरा जो है वो है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल या हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। एंड फोर्थ वन इज द प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो सबसे पहला काम, आपको रिटेल बैंकिंग में कितने प्रकार के बिजनेस अप्रोचेस या मॉडल्स होते हैं वो क्लियर है। 3 प्रकार के होते हैं, एसबीयू, आपका डिपार्टमेंटल एंड इंटीग्रेटेड। अब जो भी बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर है वो कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के। फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। ये 4 टाइप। अब समझना ये जरूरी है कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ये जो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर है, ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या बातें बताई गई। तो सबसे पहले इसी मॉडल को हम डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में इसको स्टडी करें। तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यहां पर बताया गया, द हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल रिड्यूसेस हायरार्किकल बैरियर्स। यहां पर आपको ज्यादा हायरार्की देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर ज्यादा आपको हायरार्की देखने को नहीं मिलेगी। और ये फोकस किस पे करता है? ये टीम बेस्ड क्रॉस फंक्शनल एंड कोऑर्डिनेशन अप्रोच पर फोकस करता है। तो ये एम्फेसाइजेस टीम बेस्ड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन
एंड क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन। इसे कैसे समझेंगे, इसको विस्तार पूर्वक समझा देते हैं आपको। कहने का मतलब है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉप डाउन ना होकर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि यहां पर ज्यादा हायरार्कीज नहीं होंगी, मैनेजर्स की संख्या कम है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ ही मैनेजर हैंडल करते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। अगर हम मान लें कि मैनेजर ये मैनेजर फर्स्ट, ये मैनेजर सेकंड, और इनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आते, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आते, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है तो इस प्रकार के मॉडल को हम हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का नाम देते हैं, जहां पर मैनेजर्स की संख्या कम है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, ये फ्यू मैनेजर्स, जो कुछ मैनेजर्स हैं, ये ढेर सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करें। तो यहां पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है, ये जो एम्प्लॉयज हैं या फिर सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज और जो ये मैनेजर्स, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये किसी और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये किसी और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्योंकि यहां पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाएंगे एक सिंगल एम्प्लॉयज के लिए। यहां पर हायरार्कीज नहीं है, तो यानी कि नंबर ऑफ टास्क को एक ही एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में यहां पर कोलेबोरेशन, टीम्स के बीच में कोलेबोरेशन और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, क्रॉस फंक्शन यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का नाम देते हैं, जहां पर ज्यादा हायरार्कीज नहीं होती हैं और टीम के बीच में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। तो यह इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखकर आप हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के बारे में समझ पा रहे हैं। पहली चीज तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, इसके अंतर्गत बहुत ही कम हायरार्की होती है, ये फोकस करता है टीम बेस्ड कोलैबोरेशन पर, ये क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। दिस कैन इंप्रूव एजिलिटी एंड इनोवेशन। अब देखिए यहां पर कोई डिपार्टमेंटल बैरियर्स नहीं, यहां पर डिपार्टमेंटल बैरियर्स नहीं है, टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है और जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय को दी जा रही है, नए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। इनोवेशन को यहाँ पर बढ़ावा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जगह मिलती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। While this can improve agility and innovation, a key challenge is ambiguity। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दिक्कत भी आती है, और वो दिक्कत क्या है, एम्बिग्यूटी। अब किस चीज में एम्बिग्यूटी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी। देखिए कई टास्क एक ही एम्प्लॉय परफॉर्म कर, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टास्क में उसके एक्सपीरियंस नहीं है या उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो बात यहाँ पर आती है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर की होगी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होगी। यहाँ पर कई काम यानी कि एक ही प्रकार की चीजों को कई लोग परफॉर्म कर सकते हैं, तो रिपीटिशन की दिक्कतें हो सकती हैं। तो एम्बिग्यूटी इन अकाउंटेबिलिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफन शेयर्ड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर दी गई है यहाँ पर, शेयर्ड है। एंड अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ पर मैनेजर क्या, जो उसके पास पावर है उसे वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डेलीगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज में, अपने सबऑर्डिनेट्स में। अकाउंटेबिलिटी का इशू आ सकता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन अबाउट हु इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस और आउटकम्स, स्पेशली इन हाई स्टेक्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। खासकर बैंकिंग जैसे, अगर हम फील्ड की बात करें, बैंकिंग जैसे इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां पर इस प्रकार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पर आपने
हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में जो बेसिक बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लिए। अब बात करते हैं हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की, इसके बारे में। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल के अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ पर हायरार्कीज कम है, लेकिन जब हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं तो हम एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर हायरार्की बेस्ड डिपार्टमेंट्स डिवाइड हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक लेवल पर बटी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी रोल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि सबके अपने रोल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनके बीच में क्रॉस फंक्शनल और कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। ये एक टॉप डाउन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो vertically organized model in retail banking is a structure where the entire workflow of each retail banking product or service is handled end to end by a single specialized vertical यानी कि डिपार्टमेंट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। This means product design, processing, approval, operations, monitoring, and customer service for a particular product are all managed within the same vertical. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल बोलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये लेवल्स हैं L1, L2, L3, L4, L5। ये ऊपर जो है ये टॉप मैनेजमेंट है और यहाँ पर डिसीजन फ्लो कुछ इस प्रकार से होता है। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? ये टॉप डाउन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। यहाँ पर इस प्रकार के मॉडल में डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है। जो टॉप मैनेजमेंट ने ऑर्डर यानी कि डिसीजन जो लिया है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना, और वो एक तरह से इस हायरार्की के तहत, चेन ऑफ कमांड के तहत फॉलो किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल बोलते हैं। आज के इस क्लास में हमारा मेन फोकस ये था कि हम आपको हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल और वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा सकें। इसके बाद जो दो मॉडल्स आते हैं वो है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। इन मॉडल्स के बारे में भी हम आगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब ले चलते हैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। आप जेआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और इस एग्जाम को फोकस करने के लिए आपको जरूरत है बेस्ट कोर्सेज की। हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं जेआईबी और सीआईबी के सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर अप टू 85%। ये क्रिसमस और न्यू ईयर सेल पर आपके लिए ऑफर शुरू किए गए हैं जो कि 29 दिसंबर को बंद हो रहे हैं यानी कि खत्म हो रहे हैं। जेआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों? सबसे पहले खास बात तो जेआईबी महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको चारों मेन पेपर इस एक कोर्स के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो इन चारों मेन पेपर से संबंधित 15 प्लस बैचेस, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 15 प्लस बैचेस में फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्स जैसे बैचेस आपको इस एक कोर्स में मिल जाएंगे। मतलब एक बार आपने अपने आप को इन कोर्सेज के साथ एनरोल कर लिया तो आपको किसी दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिल्कुल। अब साथियों 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका मात्र 2299 में इस ऑफर के तहत है। 12 मंथ मात्र 2999 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4999 में आपके लिए अवेलेबल है। इस सबके साथ आपको मिलते हैं 15 प्लस बैचेस का एक्सेस, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशंस, ये सारे फीचर। अब हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, फाउंडेशन बैच जो कि इस समय चल रहा है। इसकी कीमत मात्र 1799, 1799 में आपको ये फाउंडेशन बैच मिल जाता है। अब इस बैच की खासियत क्या है? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है और ये बैच पूरी तरह से कॉन्सेप्ट फोकस्ड है। तो अगर मैं जेआईबी एग्जाम की बात करूं तो आईएबीएफ के द्वारा लगातार पेपर्स को टफ बनाया जा रहा है, पेपर्स का लेवल बहुत ही अच्छा कर दिया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप पेपर क्लियर कर पाए। तो फाउंडेशन बैच उसी से जुड़ा हुआ है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप महापैक से जुड़ चुके हैं तो आपको फाउंडेशन बैच उसी के अंतर्गत मिलेगा।
ठीक है, तो ये भी खास बात है जो आपको समझनी जरूरी है। इसके अलावा आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं या आपके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स जो कि आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको आरबीआई ग्रेड बी बहुत ही जबरदस्त बैच मिलता है, समर बैच, जिसके अंतर्गत फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किए जाते हैं। इस ऑफर के तहत मात्र 1899 में बैच आपको उपलब्ध मिल जाएगा। अब हमारे प्लेटफॉर्म पर दो प्रकार के आपको बैचेस मिलते हैं, प्रो बैच और नॉर्मल बैच जैब एग्जाम के लिए। प्रो बैच की खासियत क्या है? देखिए, प्रो बैच के अंतर्गत आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपके सामने। पहले तो आपको इनफाइनिट प्रैक्टिस मिलेगी, यानी कि मॉक मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस लगातार बेहतर हो। मेंटोरशिप बैच मिल जाता है। मेंटोरशिप के बैच मतलब आप जूम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा खजाना, टेस्ट पास और सबसे खास बात जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स। तो प्रो बैच के तहत आपको बुक्स का 4 इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं इन सभी का सेट मिल जाता है, तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती। अब अलग से अगर आप बुक्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी कीमत अकेले ही 1224 की है। मार्केट में जैब एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित सबसे बेस्ट बुक के तौर पर ये जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, केस स्टडीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल जाए। तो बेस्ट बुक है मार्केट में जैब एग्जाम से संबंधित, इस पर फोकस कर सकते हैं। अब सेशन को एंड करने का समय आ चुका है साथियों। टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। इसके साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।